Hi guys, welcome back to the Equilibrium series. So in today's lecture, we'll study two major topics, that is your buffer solutions and KSP, that is solubility product. ये दोनों के दोनों topics हम detail में करेंगे and we'll also see some questions related to this. So let's begin. Let's start with today's lecture. It is part 5 of our equilibrium series and the two major topics that we will see in today's class is buffer solutions and solubility product. मैं आपको salt hydrolysis, buffer, solubility product, KSP कैसे निकालते हैं, है ना, ये सारी चीज़ जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे. Again the same thing, buffer solutions are very very important for your main JEE and NEET exam, so we'll do it in detail. ठीक है, चलो. So let's just see a quick recap of what we have done in previous class. Previous class में मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था कि pH और pOH क्या होता है. pH की कैलकुलेशंस भी बहुत सारी करी थी. So if you have not seen that video, I request you to please go back and see that video first. फिर आता है अपना pKa, pKb and we also saw the आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसको हम KW बोलते थे. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW एंड PKW, इनकी वैल्यूज भी मैंने आपको कुछ बताई थी, है ना. सो आज क्या करेंगे, आज वील गो बैक टू द सेम टॉपिक एंड वील स्टार्ट विद अनदर टॉपिक दैट इज योर कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है भाई, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है. कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए लेट्स गो बैक. हमने पीएच कैसे कैलकुलेट किए थे. मान लो तुम्हारे पास एक एसिड है HCl. आई टोल्ड यू अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनकी 10 to the power -1 मोलर थी तो पीएच कितना निकला था मेरा, 1 निकला था. अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -2 मोलर थी तो पीएच कितना निकला था, 2 निकला था. अगर 10 to the power -3 मोलर थी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तो pH 3 निकला था. लाइकवाइज वी केम डाउन टू दिस 10 to the power -6 मोलर्स. अगर 10 to the power -6 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस की तो मैंने बताया कि pH कितना होता है, 6 होता है. बट प्रॉब्लम कहाँ आई, अगर मेरे पास मान लो 10 to the power -7 मोलर्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है. सो हमने यहाँ पे लिख दिया pH 7 है. बट इज इट राइट, इट्स नॉट राइट. इट्स नॉट राइट. वाई इज इट नॉट राइट, बिकॉज ये है तो अल्टीमेटली एसिड ना. अगर अल्टीमेटली इट इज एन एसिड, हाउ कैन एन एसिड हैव अ pH ऑफ 7? इट हैज टू बी लेस दैन 7. तो कुछ तो यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग दैट वील टेक एग्जाम्पल ऑफ 10 to the power -7 मोलर्स. ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक एसिड है जो 10 to the power -7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन की है. My dear friends, if it is 10 to the power -7 molars, can I say this is a dilute solution? है ना, इसको एक dilute solution बोल सकते हैं. Dilute क्या होता है, जिसमें काफ़ी सारा पानी हो, है ना. सो होता क्या है यहाँ पे आयनाइजेशन सिर्फ HCl की नहीं है, क्योंकि ये इतना dilute solution है. we'll have to cater to the ionization of water also. What do I mean? अगर HCl आयनाइज करते हैं तो it will give you H plus and Cl minus ion. If I'm taking this as 10 to the power -7 molars, I can say कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी, 10 to the power -7 मोलर्स. क्यों, क्योंकि अगर इसका 1 मोल लेते हो तो इसका 1 मोल H प्लस बनेगा, 1 मोल क्लोराइड आयन बनेगा. Same manner, if I take 10 to the power -7 molars of HCl, I'll get H plus also as 10 to the power -7 molars. And in that case क्लोराइड आयन भी मेरे पास क्या होगा, 10 to the power -7 molars होगा. तो I can't use pH only taking this H plus concentration since it's such a dilute solution. इसमें क्या हो रहा है, पानी भी आयनाइज हो रहा है. Water is also getting ionized and it is giving me H plus and OH minus ions. Now at 25 डिग्री सेल्सियस we saw something, है ना. हमने ये बोला था कि 10 to the power 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 10 to the power -7 मोलर्स होती है. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ कॉमन आयन इफेक्ट. होनी कितनी चाहिए थी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, 10 to the power -7 मोलर ही होनी चाहिए थी. लेकिन एक्चुअल में दिस H प्लस आयन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन ऑफ वाटर. सो ओवरऑल जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, इसको एक बार थोड़ा सा रब कर देते हैं.
ओके अगर इसकी टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन देखी जाए, नाउ आयनाइजेशन ऑफ टू थिंग्स आर हैपनिंग एंड H प्लस इज माई कॉमन आयन. इट इज प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन ऑफ HCl ऑल्सो एंड इन द आयनाइजेशन ऑफ वाटर ऑल्सो. टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी ये वाली which is 10 to the power minus 7 and ये ionization of water से भी है, तो that is 10 to the power minus 7 plus 10 to the power minus 7 and that becomes 2 into 10 to the power minus 7 molars. तो actual में जो मेरी hydrogen ion concentration है वो क्या है, ये है. Now you will calculate the pH which is minus log of this H plus concentration and if I do that minus log of, we'll put this value 2 into 10 to the power minus 7. कैसे सॉल्व करते थे भाई इसको, माइनस हटा दो साइड में, log 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दिया, log 10 to the power minus 7. दिस log 2 is 0.30 है ना. इफ यू हैव नॉट वॉच दिस वीडियो, पिछली वीडियो में मैंने आपको log वैल्यूज भी सिखाई हैं, आप वो वाली वीडियो जाके देखो पार्ट 4, उसमें आपको log कैसे निकालना है वो भी समझ में आ जाएगा. -7 log 10 है ना, तो -0.30 minus 7, so that becomes your कितना बनेगा, 0.30 minus 7, this will be your 6.7 something है ना, और इधर माइनस आएगा और बाहर भी माइनस है. ओवरऑल pH जो आ गया मेरा क्या आ गया, 6.7 आ गया. नाउ इट मेक्स मोर सेंस कि है तो HCl ही, 7 से कम ही होनी चाहिए इसका pH and that is why our pH will be 6.7 and this is what you call as common ion effect. Let's say you have taken two things and you have made a solution out of it. अगर मान लो AgCl है और HCl है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl negative is the common ion, so the overall concentration of the chloride ion in that case also will be plus of both the ionizations. ठीक है भाई, दिस इज योर कॉमन आयन इफेक्ट. नेक्स्ट आ जाओ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक टॉपिक, इसको समझते हैं थोड़ा सा. बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता था, एसिड और बेस, एसिड और बेस मेरा क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है साथ में है ना. एंड व्हाट डू आई कॉल दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. अभी इससे पहले जो आपने स्कूल में बचपन वाली क्लासेस में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट विच हैज़ अ pH ऑफ 7. बट अब क्योंकि आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हो, यू कैन नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे से दैट सॉल्ट हैज़ अ pH ऑफ 7. इट काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एसिड एंड बेस यू हैव टेकन. What do I mean by it? I mean that if I have, let's say, a strong acid, है ना, and I have a weak base. If I take a combination of strong acid and a weak base, then I'll get a salt and water, no doubt. But this salt will have this strength, which is this acidic strength, and that's why this salt will be acidic salt, which will have a pH of less than 7. Clear है भाई? Second combination, if I have taken a weak acid and I have taken a strong base, तो बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो जो अपना सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा. क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा. एंड द थर्ड कैटेगरी, इफ आई टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आई टेक अ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों चीज़ मैंने स्ट्रॉन्ग ले ली, तो इनकी स्ट्रेंथ क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, द ओवरऑल सॉल्ट विल बी माई न्यूट्रल सॉल्ट. इट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका pH आपने पढ़ा है कितना होता है, 7 होता है. ठीक है, सेकेंड वाले का क्या होगा, pH विल बी ग्रेटर दैन 7. एंड लास्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा अपने पास, दोनों अगर मैंने वीक एसिड और वीक बेस लिया तो क्या होगा मेरे पास, वापस से क्या बनेगा, इट्स गोइंग टू बी अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, सो ये पूरी कहानी है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. अब इसको समझने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, वीक बेस कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं. तो ये मैं लिखवा रही हूँ आपको, आप ये नोट डाउन करो साथ में. इनमें जो भी मैं लिखवाऊंगी ये सारे के सारे NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन यूजुअली इन्हीं सब से आएंगे. वीक एसिड जब भी आपको बोला तो आपने याद रखना है एसिटिक एसिड CH3COH, ये नंबर 1 इंपॉर्टेंट वीक एसिड है. सारे मोस्टली जो क्वेश्चन एसिटिक एसिड वाले आएंगे वो ये वीक एसिड होगा. ठीक है, सेकंड बाकी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑल दी अदर ऑर्गेनिक एसिड्स जिसमें फॉर्मिक एसिड भी आ गया मेरा,
ठीक है, इसमें मैलिक एसिड भी आ गया, फिमारिक एसिड भी आ गया, जो बोले सिट्रिक एसिड आ गया, सारी ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन होता है, COH ग्रुप होता है, वो सब क्या होती हैं, वीक एसिड्स होते हैं। थर्ड होएगा H3PO4। H3PO4 क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। सो फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो योर वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या आ गए, मेरी जितनी भी मिनरल एसिड्स हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है भाई, ये आ जाएंगे अपनी स्ट्रॉन्ग में। वीक बेस में कौन से आएंगे, सबसे टॉप पे अमोनिया का कभी भी एग्जाम्पल देंगे, अमोनिया इज अ वीक बेस। सेकेंड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इक्वली इंपॉर्टेंट, वेन एवर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन दैट इज ऑल्सो योर वीक बेस, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब भी क्या होंगे, अपने वीक बेसिस होंगे। तो स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए सारे जो फर्स्ट अल्कलाई फर्स्ट जो होता है फर्स्ट ग्रुप, उसके जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं। सो दैट इज योर NaOH, ठीक है, KOH एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एक करके इनका एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, एक वीक एसिड और वीक बेस कंबाइन करके क्या देगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट देगा। क्या देगा, न्यूट्रल सॉल्ट देगा और वाटर देगा। लेट्स सी दिस रिएक्शन। वीक एसिड बोले तो CH3COH है ना, और वीक बेस मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स जस्ट टेक दैट एग्जांपल। तो क्या करना आपने, जब भी H2O बनाना है क्या करते हो, एसिड में से H+ उठाओगे, बेस में से OH- एंड यू विल पुट H2O, है ना। देन यू हैव दिस अमोनियम एंड CH3COO, क्या बनेगा, अमोनियम एसिटेट बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम एसिटेट, विच विल बी CH3COO NH4, ठीक है। दिस विल बी योर सॉल्ट। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या देगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बेस की ज्यादा है तो अल्कालाइन सॉल्ट होगा। क्या होगा, अल्कालाइन सॉल्ट प्लस वाटर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। वीक एसिड विल बी योर, लेट्स से CH3COH, वापस से सेम ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो तुम्हारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बनेगा, इसका OH, इसका H, दैट विल बी योर H2O एंड यू विल गेट सोडियम एसिटेट विच इज CH3COO Na। तो जो मेरा सोडियम एसिटेट बना वो क्या है, अल्कलाइन सॉल्ट होगा और उसका pH क्या होगा, it will be greater than 7, and that's how you can perform all the other reactions also, keeping these examples in mind, ठीक है। चलो, अब ये जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसके आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एक होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, विच इज गिवन बाय KH। ये KH की वैल्यू कभी कभी पूछ लेते हैं। So I have made a table for you and you need to learn this table. So if there's a weak acid and a strong base, you know that the salt will have a pH greater than 7 क्योंकि alkaline salt होगा, ठीक है। जो ये alkaline salt बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH कैसे कैलकुलेट करोगे, it will be the Kw which was the ionic product of water upon the Ka। जो भी इस weak acid का Ka वैल्यू होगा वो उसमें पुट कर दो, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। pH अगर इस सॉल्ट का निकालना है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ग्रेटर देन 7 है, लेकिन एग्जैक्ट अगर निकालना है, सो दिस इज योर फॉर्मूला। pH इज इक्वल टू 1/2 pKw। इफ इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा अपना 14 प्लस द pKa वैल्यू ऑफ योर वीक एसिड। इस वीक एसिड की pK वैल्यू आपको गिवन होगी, और log C प्लस log C। C हियर इज द कॉन्सेंट्रेशन, C here is the concentration of that salt। जो भी वो सॉल्ट बना है उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड उसका लॉग ले लेना है। लाइकवाइज मेरे पास सेकेंड फॉर्मूला भी आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रेंथ एसिड की ज़्यादा है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर एसिडिक सॉल्ट बनेगा तो pH क्या होगा, इट विल बी लेस दैन 7 एंड इन दैट केस मेरा वीक बेस है ना, उसका Kb मुझे दिया होगा। सो KH कैसे निकालोगे, Kw अपॉन Kb एंड pH विल बी 1/2 pKw minus pKb minus log C, where C is the concentration of your salt and pKb is the value for this weak base।
एंड वीक एसिड एंड वीक बेस में भैया क्या करना है, pH अपना क्या होगा, 7 ही होगा, है ना, pH अपना 7 ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस तो 7 ही होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इधर और उधर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वीक एसिड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। अगर वीक एसिड ज़्यादा लिया है कॉन्सेंट्रेशन तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होगा, सो द वैल्यूज कैन बी अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द 7, थोड़ा सा इधर और उधर दोनों प्लस माइनस हो सकता है। फॉर दैट हाउ विल यू कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट, KH विल बी इक्वल टू KW अपॉन Ka इंटू Kb। दोनों वीक एसिड और वीक बेस के जो Ka Kb दिए होंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस वो है। एंड pH कैसे कैलकुलेट करोगे, विद दिस फॉर्मूला, pKw which is 14 at 25 degree Celsius, pKa for that weak acid and pKb for that weak base, है ना। आपने इसको कैसे लर्न करना है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में नीचे वही आएगा जो वीक वाला है। अगर वीक एसिड है तो Ka आ रहा है, अगर वीक बेस है तो Kb आ रहा है, अगर वीक एसिड और वीक बेस दोनों है तो देखो मेरा दोनों आ गया, Ka इंटू Kb नीचे, है ना। सो दैट्स हाउ यू विल लर्न इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर बफर सॉल्यूशंस। अब भाई बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, मान लो तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है ना, दो फ्रेंड्स की लड़ाई हो जाती है तो बीच में एक आता है ना जिसकी दोनों से बनती है, वो क्या है, ही और शी इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बफर इन बिटवीन द फाइट एंड ही विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो लाइकवाइज बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मान लो मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है एंड उस सब्सटेंस का pH क्या है, लेट्स से इट इज 6.5, है ना, it is 6.5. So in a lab I would want that solution's pH 6.5 only. मैं नहीं चाहूँगी कि वो चेंज हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, there's a thing called as buffer solutions. So buffer solution जैसे ही मैंने अपने substance में ऐड किया, ये 6.5 जो pH है वो as it is रहेगा, ठीक है। सो what is a buffer solution? It's a solution which will resist the change in the pH value. फॉर एग्जाम्पल ब्लड जो है, ब्लड क्या है, एक एग्जाम्पल है बफर सॉल्यूशन का। आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो उसका pH वैल्यू चेंज तो नहीं होता रहता ना, जो आप खाते हो, मान लो आपने एक दिन बहुत ज़्यादा सिट्रिक कुछ खाया तो ऐसा तो नहीं है कि एसिडिक हो जाता है, द pH ऑफ द ब्लड रिमेन्स द सेम। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर बफर सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, अ बफर इज समथिंग विच रेजिस्ट्स योर pH चेंज, है ना, बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही होता रहेगा। मान लो यू हैव अ बीकर एंड इन दैट बीकर यू हैव अ सॉल्यूशन विच हैज़ अ pH ऑफ, आई जस्ट सेड 6.5। अब आपने क्या डाला, ऊपर से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो आप ये सोचोगे कि अगर मैं इसमें बेस डाल रहा हूँ तो क्या होगा, इसका pH इंक्रीज हो जाना चाहिए और अल्कलाइन हो जाना चाहिए पूरा सब्सटेंस। ऐसा नहीं होगा इफ इट इज अ बफर सॉल्यूशन। इफ द सब्सटेंस आई हैव टेकन इज 6.5 pH एंड इट डज नॉट चेंज इट्स pH, तो मैं कितना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूँ वो नहीं चेंज होगा। एक रेंज होती है, दो ऐसा नहीं है कि मैं डालती रही NaOH एंड उसके बाद भी आप सोचोगे कि pH चेंज ना हो। देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन दैट रेजिस्ट इन द pH विल वैनिश। फिर आप जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा डालो या HCl बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो ये बफर सॉल्यूशन जो है इसका pH फाइनली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल एज रेंज ऑफ बफर। दैट्स व्हाट आई कॉल एज रेंज ऑफ बफर। बफर रेंज जो होती है वो क्या होती है, कितना रेजिस्ट कर सकता है, उसकी लिमिट। अगर कोई एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो उसकी जो बफर रेंज होती है वो कितनी होती है, जो भी उसकी pKa वैल्यू होगी +-1। और बेसिक क्या होता है, बेसिक बफर रेंज क्या आएगी, अगर मैंने मान लो एक बफर क्रिएट किया जिसका pH ग्रेटर देन 7 है, देन दैट्स अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। उसका जो बफर रेंज है दैट विल बी द pKb वैल्यू +-1। Okay, now that you've understood this concept, let's see the type of buffer solutions. बच्चे बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशंस। क्या होते हैं, सिंपल बफर सॉल्यूशंस। और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स बफर सॉल्यूशंस, है ना, या मिक्स बफर सॉल्यूशंस बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। अब जो सिंपल बफर सॉल्यूशंस होंगे दे आर ऑफ 2 काइंड्स। कौन से, एसिडिक एंड बेसिक, दो ही होंगे ना। हाँ,
इनका ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। एसिडिक बफर सॉल्यूशन वो सारे बफर सॉल्यूशन है जो अपना एसिडिक पीएच जो भी होगा उसको मेंटेन करेगा। एग्जाम्पल क्या होते हैं, जितने भी वीक एसिड्स होते हैं वो सारे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। मान लो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड विल बिहेव एज अ बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन which is made up of a weak base, and it will continue to have that pH greater than 7. Let's say it is 8. It will maintain that 8 pH level even if you put an acid or a base in it. ठीक है। Complexed या mixed buffer solutions का क्या मतलब होता है ये थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। इसको एक बार रब कर देते हैं। ओके सो अगर मान लो मेरे पास मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन कैसे याद रखना है, दो तरीके के होंगे ये भी, चाहे तो एसिडिक मिक्स्ड बफर होएगा या अल्कलाइन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन होगा। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन मतलब एक बफर सॉल्यूशन बना है बाय एडिशन ऑफ 2 सॉल्यूशंस टुगेदर, ठीक है। सो इफ इट्स एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल होगा वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड। और बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, मैंने वीक बेस लेना है और उस वीक बेस को मिक्स करना है विद द सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस। नाउ हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट, है ना, ये कैसे करना है। जो मेरा वीक एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड को मिक्स करें विद द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड अभी अभी देखा था क्या था, सोडियम एसिटेट CH3COONA, है ना। So if I take sodium acetate and acetic acid in same composition and I mix it, I will get a complex acidic buffer solution जिसको हम mixed buffer solution बोल रहे हैं। इसका जो pH होगा बच्चों ये क्या होगा, less than some 7 value, है ना। What about weak base plus salt of weak base? Weak base ले लो, मान लो example ammonium hydroxide। I just told you weak base का एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लो। और सॉल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे मान लो NH4OH है प्लस HCl है ना। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस। क्या बनेगा, इसको H को और OH को हटाओ, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। सो अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनियम क्लोराइड अगर ये दोनों मैं साथ में ले लूँ इक्विमोलर मिक्सचर में, देन आई विल गेट अ बेसिक बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच विल बी सम वैल्यू विच इज ग्रेटर दैन 7, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, है ना। यहाँ पे देखो ये वाला रिएक्शन जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक देयर वाज अ साइंटिस्ट हु गेव एन इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड एज हेंडरसन्स इक्वेशन, हेंडरसन एंड हैज़लबैक्स इक्वेशन, हेंडरसन एंड हैज़लबैक्स इक्वेशन। अब ये क्या है भाई, दिस इज बेसिकली एन इक्वेशन व्हिच विल हेल्प यू टू कैलकुलेट pH वैल्यूज ऑफ दीज बफर सॉल्यूशंस। मेरे पास अगर कोई भी बफर सॉल्यूशन है उसका मेरे को एग्जैक्ट pH कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये इक्वेशन दी गई थी एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज हेंडरसन्स एंड हैज़लबैक्स इक्वेशन। ये कहता है मान लो आपके पास क्या है, कोई एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन मैंने कैसे बनाया, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड से, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड से बनाया मैंने, दैट इज एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट लेट्स टेक, है ना। तो उसका pH कैसे कैलकुलेट होगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट द pKa ऑफ दिस वीक एसिड। जो भी ये वीक एसिड है, इधर कौन सी वीक एसिड है, एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड जो है दैट इज योर वीक एसिड, है ना। उस वीक एसिड का pKa कैलकुलेट करके यहाँ डालो प्लस log ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट दैट यू हैव मेड। ये जो मेरा सॉल्ट है, इस सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है लेट्स से दैट इज C, वो डालो डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। एसिड कौन सा, यही एसिटिक एसिड जो हो गया, वीक एसिड हो गया, ठीक है। सो जो भी मैंने लिया, एक एसिड लिया और एक सॉल्ट ऑफ एसिड लिया, सो pKa ऑफ द वीक एसिड प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वीक सॉल्ट अपॉन
weak acid का concentration. This will give you the value of pH for that acidic buffer solution. And about your basic buffer solutions, basic buffer solution कैसे बनाए थे हमने? weak base plus salt of weak base, है ना. इसमें हमने क्या किया था, एक weak base कौन सा लिया था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना. और सॉल्ट ऑफ वीक बेस क्या हो गया? मान लो अमोनियम क्लोराइड हो गया. जो वीक बेस है उसका मेरे को पीके भी पता होना चाहिए, और ये दोनों के दोनों जो मैंने वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस लिया इनकी कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए. इन दैट केस आई कैन कैलकुलेट द POH फर्स्ट, विच विल बी PKB फॉर द वीक बेस प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस बेस, this weak base, है ना. And once I understand the POH value, I can calculate the pH of that basic buffer solution by simply subtracting from 14. ये वाला फॉर्मूला था, right guys? तो इस तरीके से आपका थ्योरी है फॉर योर दिस. क्या क्या कर लिया हमने? बफर सॉल्यूशंस क्या होता है ये पता कर लिया. दो तरीके के बफर सॉल्यूशन होंगे मेन, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक. एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा एक वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड से. एक बेसिक बफर सॉल्यूशन बनेगा वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस से. सो यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट. एंड द सेकेंड क्वेश्चन दैट कैन बी इज to calculate the pH values of these buffer solutions, for which I'll be using these two Henderson and Hazelback's equation. ठीक है, एक separate video करेंगे जिसमें I'll take all the numericals of your buffer solution. Don't you worry about it. चलो, which one of the following mixtures is suitable for making a buffer solution with an optimum pH of 9.2 to 9.3? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज हमें pH कितना चाहिए? 9.2 to 9.3 चाहिए. अगर मुझे 9.2 to 9.3 चाहिए है तो what should I take? I'll have to take a weak base and salt of that weak base, है ना. So CH3COONA and CH3COH, ये तो वीक एसिड है, तो ये तो कॉम्बिनेशन चाहिए ही नहीं है. हमें क्या चाहिए? वीक बेस. वीक बेस ढूंढो यहाँ पे कहाँ है? HNO2 एक वीक एसिड होती है, तो ये भी गया. NaNO2 HOCl, ये HOCl भी क्या है? एक वीक एसिड है, तो ये भी रहने दो. फिर ये भी वीक एसिड है, ये भी रहने दो. तो क्या आ गया अपना ऑप्शन? ये आ गया. अमोनिया मैंने क्या बताया था? एक वीक बेस होता है. क्या होता है? एक वीक बेस होता है, और अमोनिया का सॉल्ट हो गया अपना अमोनियम क्लोराइड. सो दैट इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस. तो यही तो कॉम्बिनेशन चाहिए था, है ना. तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा. आई हैव टू टेक दिस सेकेंड वन टू कैलकुलेट योर to get your basic buffer solution. Okay. Now the next topic that we'll start is called as solubility product. Solubility product क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं एक बार. पहले थोड़ा ध्यान से सुनो. कभी भी मेरे को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए दो तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज आई एम मेकिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. किसी भी चीज़ का सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट डालते रहोगे, तब तक डालते रहोगे जब तक उसका एक सॉल्यूशन ऐसा ना बन जाए कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन इट. सो दैट्स व्हाट यू कॉल एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो पहली चीज़ है ये जो KSP मैं कैलकुलेट करती हूँ, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए कैलकुलेट करती हूँ. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन जो हम कैलकुलेट करते थे जिसको हम मोलैरिटी बोलते थे, है ना, कैपिटल M से डिनोट करते थे, वहीं यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होएगी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, उसको मैं मोलैरिटी M ना बोल के क्या बोलूँगी? सॉल्युबिलिटी बोलूँगी, दैट इज कैपिटल S. ठीक है. सो सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं है. सॉल्युबिलिटी क्या है? कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम सॉल्युबिलिटी कैपिटल S से डिनोट कर रहे हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर आई हैव टेकन NaCl, है ना, और NaCl का क्या किया मैंने? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया. क्या बनाया? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया. इफ आई डू दैट, तो मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या S लिख सकती हूँ? I can write the concentration of this saturated NaCl solution as S, है ना. In that case, can you tell me कि ये Na plus और Cl minus कितना बनेगा? अगर मैंने ये 1 मोल ऑफ NaCl लिया तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा. लेकिन अगर हमने कैपिटल S सॉल्युबिलिटी जो कॉन्सेंट्रेशन है NaCl का S लिया तो Na प्लस भी तो S बनेगा और Cl माइनस भी क्या बनेगा? S बनेगा. तो इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखूँ तो कैसे लिखेंगे?
it will be the concentration of Na plus into concentration of Cl minus to the power 1 क्योंकि यहाँ पे stoichiometry नहीं है, right guys, divided by the concentration of this NaCl, है ना. अब इस concentration of NaCl को मैं अगर उस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, ये है ना, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, Na plus and Cl minus concentration. This much is clear. Now, my dear friends, this Kc multiplied by the concentration of the salt is what is Ksp. Simple. इसी को हम Ksp बोलते हैं. ये Ksp की वैल्यू क्या होगी, Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. और यहाँ पे देख लो इसको, इस Ksp की वैल्यू क्या होगी. अब Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, S है, और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, S है. तो Ksp की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर दिस NaCl सॉल्ट, इट विल बी S square. एंड दिस इज द रिलेशन विच इज ओनली फॉर NaCl. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि Ksp हमेशा S square के इक्वल होता है. इन NaCl's केस इट इज S square. ठीक है. एंड S क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी हो गया. ठीक है. क्वेश्चन जनरली आएगा, आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Ksp एंड S फॉर दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ XYZ कंपाउंड. आपको वहाँ से रिलेशन निकालना है इन द सेम मैनर. ठीक है. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, आपको Ksp दिया होगा, सॉल्युबिलिटी निकालना होगा. सॉल्युबिलिटी दिया होगा कोई सॉल्ट का, तो Ksp निकालना है, न्यूमेरिकल. सो Ksp निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो. S कैसे निकलेगा इसमें, Ksp का क्या कर दें, अंडर रूट कर दो. तो ये रिलेशन हो गया फॉर योर NaCl. आई होप इट्स क्लियर. Ksp इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट. ठीक है. और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको एस करने के लिए आपको आयनाइजेशन ज़रूर आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कैसे होना है. सो लेट्स से आई हैव टेकन अ सैचुरेटेड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन. आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से आयनाइज करेगा. ये आयनाइज करेगा एंड इट विल गिव मी 2 आयंस. कौन से, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयंस. सो उसके बाद इसको बैलेंस भी करोगे. क्या करोगे, बैलेंस करोगे. एक ही कैल्शियम है, फाइन, बट यहाँ पे क्या होंगे, 2 क्लोराइड आयंस. नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. अगर मैंने इसका सॉल्युबिलिटी मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट वाज S, तो कैल्शियम आयंस कितने बनेंगे, S बनेंगे, और क्लोराइड कितने बनेंगे, 2 टाइम्स बनेंगे. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड विल बी 2 टाइम्स. अब Ksp लिखो इसके लिए. Ksp क्या होगी, इस कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स स्टोइकियोमेट्री दैट इज 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस क्लोराइड आयन टू इट्स स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2 है. अब Ksp की वैल्यू इधर पुट कर दो. कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, S है टू द पावर 1 एंड क्लोराइड कितना है, इट इज 2S टू द पावर 2. नाउ इफ आई परफॉर्म दिस, Ksp कितना आ गया मेरा, S into 2 2s are 4, 4S square. So the overall Ksp value for my calcium chloride will be how much, 4S cube. ठीक है. So this is the relation between Ksp and solubility for calcium chloride, है ना. And how will you calculate the solubility from this? S cube can be written as the Ksp value upon 4 and then do the cube root. Then do the cube root of Ksp upon 4. That's your relation for the solubility. ठीक है. Likewise, we'll see some other examples also. आप एक ट्रेंड नोटिस करने की ट्राई करना है यहाँ पे. K2SO4 will ionize to give you 2 ions. कौन से, पोटेशियम है और सल्फेट है. सल्फेट और पोटेशियम आयंस लिख दो एंड देन बैलेंस इट. बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2K आएगा, है ना. अगर मैंने इसकी इनिशियली सॉल्युबिलिटी K2SO4 सैचुरेटेड सॉल्यूशन की S ले ली, तो मेरे पास पोटेशियम आयंस कितने बनेंगे, 2 टाइम्स बनेंगे. तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 2S. और सल्फेट कितने बनेंगे, S ही बनेंगे. Ksp लिखोगे तो क्या होगा, इट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द K प्लस टू द पावर 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट टू द पावर 1 फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री. अगर ऐसा किया मैंने, जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ. ये 2S है टू द पावर 2 and this is S to the power 1. Again the same thing. Ksp जो है it is equal to 4S cube. क्या आ गया, 4S cube for your K2SO4 also.
है ना। इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, सॉल्युबिलिटी दे देंगे आपको कोई भी आयन कोई भी कंपाउंड की, उसका आपने आयनाइजेशन आना चाहिए, उधर से आपने कॉन्सेंट्रेशन डिराइव करनी है और वहाँ से KSP और S का रिलेशन निकालना है। फॉर एवरी इलेक्ट्रोलाइट इट कैन बी डिफरेंट, ठीक है। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल अगेन। अगर मैंने एक सैचुरेटेड AlCl3 लिया तो क्या होगा, AlCl3 विल गिव मी aluminium ions which are Al+3 ions and chloride ions, है ना। Are they balanced? Now they are balanced. अगर अब balanced हैं और starting में जो मैंने इसका concentration लिया, let's say saturated solution का, I write this as S, तो aluminium ions कितने बनेंगे? अगर AlCl3 1 मोलर होता तो aluminium ion भी 1 मोलर होता, अगर S है तो aluminium ions भी कितने होंगे, S ही होंगे। Chloride ions कितने होंगे, 3 टाइम्स होंगे, सो द कॉन्सेंट्रेशन विल बी 3S। KSP क्या होगा, KSP कैसे लिखते हैं, जो भी अपने पास आयन्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन टू देयर स्टोइकियोमेट्री, क्लोराइड आयन टू द पावर 3। अगर आप इसका जस्ट वैल्यू पुट कर दो तो यू नो दिस इज S टू द पावर 1 एंड 3S टू द पावर 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27। क्या हो जाएगा ओवरऑल KSP, इट विल बी 27 S क्यूब एंड S, टोटल कितना हो जाएगा, S टू द पावर 4 हो जाएगा। एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज द रिलेशन बिटवीन KSP एंड S फॉर योर AlCl3। इसी तरीके से आप थोड़ी और प्रैक्टिस करो, हर एक की आयनाइजेशन आपको आनी चाहिए क्योंकि एनीथिंग कैन कम। आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एग्जाम्पल देयर इज, ठीक है। सो कैल्शियम फॉस्फेट अगर मैंने लिया तो क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट अगर मैंने लिया तो आपको पता होना चाहिए कि आयनाइज करेगा इनटू 2 आयंस, कैल्शियम आयंस जो Ca+2 होते हैं और फॉस्फेट आयंस जो 3 नेगेटिव होते हैं, है ना। नाउ ट्राई टू बैलेंस दिस, Ca कितने हैं मेरे पास, 3 हैं, फॉस्फेट कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे ऐसे पुट कर दो। इफ़ यू डू दैट देन सैचुरेटेड कैल्शियम फॉस्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेट्स से दैट इज S, तो ये कितना बनेगा 3S, ये कितना बनेगा फॉस्फेट 2S। KSP कैसे लिखोगे, इट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कैल्शियम आयन टू द पावर 3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज फॉस्फेट आयन्स टू द पावर 2। जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ, ये ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा 2S टू द पावर 2। क्या हो गया फिर फाइनली, 3 3s are 9, 9 3s are 27, so that is 27S cube multiplied by 4S square। कैलकुलेट कर लो इसको भाई, कितना आना चाहिए ये, 4 7s are 8, 2 4 2 8, 108 S to the power 5 आ गया। So that my dear friends is the relation of KSP with the solubility this way है ना। I hope it's clear। चल आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ M2S सॉल्ट, कोई भी इमेजिनरी सॉल्ट दिया हुआ है M2S, है ना, उसका सॉल्युबिलिटी क्या, S का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -6। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस M2S, कैसे निकालोगे। M2S का पहले मुझे आयनाइजेशन आना चाहिए। एक थ्योरी पढ़ो, मान लो हमने कैल्शियम क्लोराइड देखा था CaCl2, आपने कैसे डिड्यूस किया कि आयंस क्या बनेंगे, हम ऐसे करते हैं ना, क्रॉस करते हैं ना इनकी वैलेंसीज। तो अगर मेरे को कंपाउंड दिया हुआ है तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, जो इसके क्लोरीन के पास रखा हुआ है, तो दैट इज +2, और कैल्शियम के पास जो यहाँ पे रखा हुआ है दैट इज द चार्ज ऑन क्लोराइड। सो इन द सेम मैनर इफ आई हैव मेड M2S, वो कैसे बना होगा, M+ और S-। M पे जो ये 2 बना हुआ है ये प्रॉबेबली S के ऊपर चार्ज है, और S के पास जो ये 1 है दैट इज प्रॉबेबली द चार्ज ऑफ M। सो मेरे पास आयंस कौन से हैं, M+1 एंड S-2, और फिर इसको बैलेंस करने की ट्राई करो। डज इट लुक बैलेंस्ड, नो, यू हैव 2 M's जो यहाँ पे ये पुट करेंगे और एक S है। नाउ इट्स फाइन, इफ द सॉल्युबिलिटी इज S देन दिस इज 2S एंड दिस इज S। KSP लिख लो बच्चा, रिलेशन क्या होगा, 2S टू द पावर 2 which is this one into S to the power, what is the stoichiometry, 1. So KSP is equal to 4S cube. Now that I have the relation, I just need to put in the formula and I am good to go.
KSP इज इक्वल टू 4 इंटू एस. एस कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 to the power -6 to the power 3 and that will be your KSP value. करो कैलकुलेट एंड यूल गेट द आंसर, है ना. आपको बस कैलकुलेशन करनी है एंड यूल गेट द आंसर. ओके, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस. एक और तरीके का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, अगर KSP का वैल्यू जो है वो क्या आता है, कम आता है. KSP का वैल्यू कम आता है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है. सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है. सो whenever the KSP value, the solubility product value is less, that means मेरा solubility S कम है ना. अगर solubility कम है इसका मतलब उसका precipitation जो है वो जल्दी हो जाता है. So low solubility indicates that precipitation occurs. तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, तो आपने उनका KSP निकालना है. KSP से देखना, अगर KSP बहुत लो है than that ionic product, then your solubility is less, and if the solubility is less, then precipitation will occur. ionic product क्या होता है, किसी भी given point of time पे जो ions बनेंगे, जैसे मान लो Na plus और Cl minus बन रहा है ना. तो ionic product क्या होगा इनका, it will be at any point of time, है ना. Na plus का concentration to the power 1 एंड Cl माइनस टू द पावर 1. अगर एग्जैक्टली सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो मैं उसको KSP बोलती हूँ. ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट हो गया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इट माइट नॉट बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है ना, इफ दिस आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू इज मोर देन KSP वैल्यू, इसका क्या मतलब है, अपना KSP कम होगा. अगर KSP कम है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी कम है उस सॉल्वेंट में, एंड दैट मीन्स दैट प्रेसिपिटेशन विल occur. ये कंडीशन याद रखनी है. So if the ionic product is more than KSP, precipitation will occur, and if the ionic product is less than KSP, इसका मतलब KSP ज़्यादा है and solubility भी ज़्यादा है, उस केस में अपना precipitation will not occur क्योंकि solubility काफ़ी हाई है ना. तो these kind of questions are मोस्टली गिवन टू यू. वहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट आपको निकालना होगा. आयनिक प्रोडक्ट और KSP में मेजर डिफरेंस मैं बता दूँ. KSP इज कैलकुलेटेड फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आयनिक प्रोडक्ट हैज़ द सेम फॉर्मूला बट इट इज़ फॉर एनी सॉल्यूशन. इट कुड बी एनी कॉन्सेंट्रेशन, इट माइट नॉट बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, चलो. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड हैज़ अ pH ऑफ 12. क्या है, एक बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया तो क्या बनेगा, इसका चार्ज क्या होगा बेरियम का, जो हाइड्रोक्साइड पे दैट इज Ba+2, एंड हाइड्रोक्साइड्स कितने होंगे, एक ही है यहाँ पे, तो ये 1 होगा. इसको बैलेंस कर लो. अब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड्स आ जाना चाहिए. ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP. बच्चों KSP का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, सॉल्युबिलिटी, ये भी S, हाइड्रोक्साइड 2S हो जाएगा. KSP विल बी इक्वल टू concentration of barium to the power 1 and concentration of hydroxide to the power 2. ये S है, ये 2S है, तो that will be KSP is equal to 4S cube. ये मेरा फॉर्मूला है. तो how will I get to know the soluble concentration? KSP is equal to 4 into S cube. अगर मेरे को S का वैल्यू पता चल गया तो KSP निकल जाएगा, है ना, सिंपल है. तो इसके लिए इनने क्या दिया हुआ है, pH दिया हुआ है. अगर मैंने बोला कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का और उसका pH 12 है, तो मैं बेस है ना ये, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले pH निकालना पड़ेगा. pH कितना होगा, 14 माइनस दिस pH वैल्यू विच इज़ 14 माइनस 2, तो कितना हो गया ये, सॉरी 14 माइनस 12. सो ये pOH कितना हो गया, 2 हो गया. दैट मीन्स इस बेरियम हाइड्रोक्साइड का pOH वैल्यू क्या है, 2 है. इफ इट इज 2, then can I say that hydroxide concentration is 10 to the power minus 2 मोलर. ये बोल सकते हैं ना सेम लॉजिक से, जैसे हमने बोलता है H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर हुई तो pH 2 होगा. वैसे अगर pOH 2 हो गया तो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल गई मेरे पास 10 टू द पावर माइनस 2, है ना. और यही हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है ये कितनी है, 2S है. तो इस 2S की वैल्यू कितनी होगी, 2
10 टू द पावर -2 होगी, और s की वैल्यू क्या होगी फिर 10 टू द पावर -2 अपॉन 2, दैट इज 0.5 है ना। तो s की वैल्यू जो है ये होगी, इसमें आप ये इधर पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कूल। हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा बैक लेके गए, pH से पहले pOH कैलकुलेट किया, pOH से हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो देखी, वो 10 टू द पावर -2 मोलर मिली। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ये 10 टू द पावर -2 के इक्वल है, जो 2s के इक्वल है। वहाँ से s का रिलेशन मैंने निकाल लिया और फिर उसको पुट कर दिया इन माई KSP वैल्यू एंड आई विल गेट द आंसर दैट वे। ओके, प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बता ही दिया, अगर KSP कम है मतलब लेस सॉल्युबल एंड हेंस द प्रेसिपिटेट विल बी formed. And that concludes our chapter. हमने कॉमन आयन इफेक्ट भी देख लिया, बफर सॉल्यूशन भी देख लिया, KSP भी देख लिया और प्रेसिपिटेशन के क्या रूल्स हैं ये भी देख लिया। आपने अपने तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट बिल्कुल नहीं मानना है जब तक एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चन रूल फॉलो करो हर चैप्टर के लिए। Unless you have not completed 100 questions, that means your chapter is not finished. This is just half of the thing. अभी आपको खुद से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें से एटलीस्ट 30 ईजी होने चाहिए, 30 मीडियम लेवल एंड बाकी के 40 जो हैं वो हार्ड वाले करो। ठीक है, यू कैन हैव MTG, एक बुक आती है MTG की, NCERT at your fingertips, NCERT at your fingertips. You can buy that book and you can do all the numericals, all the question practice from this book. It's very very good for your NEET and JEE main. JEE advanced के लिए अच्छी नहीं है ये इतनी, but JEE mains clear करने के लिए और NEET clear करने के लिए this is one of the best book for your numerical practice. Every kind of question you will get in here. Okay, and now the last question, मैंने थोड़ा सा हार्ड डाला इस बार। If the solubility product constant है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब KSP, अगर बेरियम फ्लोराइड का इतना है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, S का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, मैंने थोड़ा सा हार्ड डाला है इस बार, खुद कैलकुलेट करके देखो A, B, C और D में से व्हाट इज द आंसर एंड कमेंट इन योर बॉक्स। So with this, the equilibrium series is also done and dusted. I really request you to do questions from MTG, that is NCERT at your fingertips, and also comment down the answer for the question that I have given. If you have liked this series, if you have liked this video, don't forget to give it a thumbs up and also subscribe to the channel for such content. I'll see you in the next video.